हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुण गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मेहनत से बनाया गया है। क्योंकि इसमें मैंने अपना पूरा मेहनत लगाया है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है, आग है बोर्ड एग्जाम में कुछ करने के लिए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन पसंद आए ना तो वीडियो को एक लाइक करना। ठीक है, एक लाइक करना। ठीक है, और ऐसे ही मैं आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करता रहूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। देखो, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, एंड आपका भारत में राष्ट्रवाद में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तीसरा भी ऐसा ही है, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बताने वाला हूं। तो ये आपका मैराथन क्लास है, क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। ठीक है, ये आपका बहुत बड़ा मैराथन क्लास होगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। जितना मैं बता दूंगा उतना अगर याद कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं। तो ये 1 घंटे से ऊपर का मैराथन क्लास है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे जो आगे का चैप्टर्स है। ठीक है, लेकिन इसे मैं इसलिए प्रोवाइड कर दिया हूं कि आप लोग अच्छे से स्टडी करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सबसे महत्वपूर्ण वीडियो को। स्टार्ट नाउ। ठीक है, तो पहला चैप्टर पहले हम लोग देखेंगे। पहला चैप्टर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे भी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी को देखने वाले हैं। करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। देखो स्टूडेंट, आप ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बताता हूं। ठीक है, थोड़ा वीडियो आपको लंबा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखो, पहला है फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। 1788 ईस्वी में, या खा है 1789 ईस्वी में, या गा है 1790 ईस्वी में, या घा है 1787 ईस्वी में। ठीक है, अब आपको बताना है फ्रांस की क्रांति हुई कब थी। ठीक है, तो अगर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो है 1789 ईस्वी। आज ही माइंड में सेट कर लो, 1789, 1789। ठीक है, 1789। अगर किसी का नंबर याद करना हो तो तुरंत याद कर लोगे, लेकिन यहाँ 4 अक्षर का चीज याद करना है ना, तो इतना मेहनत नहीं है। केवल आपको याद करना है 1789 और 3 ट्रिक से याद करना है। फिर आपको 1789 और एक बात और याद रखना है, 1789। कोई भी सन याद करना हो, 1789, 1789, 1789 ऐसे याद करोगे ना तो 100% आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, याद कर लेना। अगर ना याद हो तो कमेंट करना। ठीक है, ना याद हो तो मैं आप लोगों के लिए एक गोली ले आऊंगा, उसे खा लेना, वही याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यंग जो है ना, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? जो यंग इटली सोसाइटी है, एक सोसाइटी था, उसका संस्थापक कौन था? तो ये आपको बताना है, इसका संस्थापक कौन था। क्या है? यंग इटली की। अब सोचो, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों लग रहा होगा कि सही है, किस पर टिक मारे। अगर पढ़े होंगे ना तब टिक मार पाओगे, वहां आपको बोर्ड एग्जाम में कोई बताने वाला नहीं है। आप खुद जितना पढ़ोगे, खुद जितना कॉन्फिडेंस रहेगा, उतना ही वहां व्यक्त कर पाओगे, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अब आप यहां से पढ़ो ना, हर एक चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, का है गैरीवाल्डी, खा है बिस्मार्क, गा है काबूल एंड घा है मेजनी। अब आप सोच रहे होंगे इसमें से कौन सा सही है। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं जान पाओगे। देखो, ऐसा है नहीं कि आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। मैंने देखा है हर एक स्टूडेंट चाहे जो हो क्लास 10th में है, सामाजिक विज्ञान का बुक ले लेंगे और छुएंगे नहीं, कभी नहीं पढ़ेंगे। केवल वो विद्या से पढ़ लेते हैं, या अवतार से पढ़ लेते हैं, मास्टरमाइंड से पढ़ लेते हैं, बुक नहीं छूते। तो इसलिए आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है मेजनी। ठीक है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। जो राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? मतलब कोई चीज है ना, तो उसका किसी देश से मतलब ओरिजिन होता है, वो उस देश से जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हो ना कि मतलब अगर एक हिसाब से कोई भी चीज देखा जाए, क्रिकेट
का संस्थापक कौन सा देश है, तो ऐसे इंग्लैंड है। तो ऐसे भी कोई भी चीज है वो किसी देश से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद किस देश से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो अब आपको याद रखना है वो है स्टूडेंट फ्रांस। क्या है? फ्रांस। फ्रांस से रिलेटेड है जो आपका राष्ट्रवाद है, यानी कि राष्ट्रवाद कहां से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से। किस देश से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से, ठीक है। याद रखना, बहुत ईजी है, फ्रांस, ठीक है। तो याद हो गया, ठीक है। अगला, नेपोलियन का संबंध किस देश से है? देखो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन जो थे ना वो मतलब जर्मनी या फिर खा इटली या गा फ्रांस या घा इंग्लैंड। हाँ, अब आपको सही आंसर इसमें बताना है। तो अगर आप जानते हो तो ज्यादा बेटर है, नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपको बताने के लिए। तो इसका सही आंसर मैं बताऊं ना, तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन का संबंध जो था ना वो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से। किस कंट्री से था? फ्रांस से, ठीक है। एक प्रश्न को 3 से 4 बार रटा करो तब याद होगा, ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं है कि थ्योरी याद कर लिया और याद हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं। देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? जो जर्मनी है, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र मतलब एक फ्री स्टेट घोषित किया जाएगा, यानी कि राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1871 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या फिर 1880 ईस्वी में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा सही हो सकता है। सन में यही दिक्कत होता है कि मतलब एक जैसे लगते हैं, ठीक है। मिससेलेनियस यानी कि लगता है कि सब एक जैसे हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है, अच्छे मार्क लाने हैं तो इसका सही आंसर होगा 1871, ठीक है। कुछ आपको टिप्स लगाने हैं जो याद करना होगा, ठीक है। तो ये आपके यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस चैप्टर में मैंने थोड़ा अति लघुत्तरीय प्रश्न कम लिया है। क्यों? क्योंकि मैंने इस चैप्टर से बहुत कुछ पढ़ा दिया है। इस चैप्टर को ऑलरेडी पूरा कवर भी कराया गया एक वीडियो में, एंड इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन चुके हैं। तो इससे मैंने थोड़ा सा 2% या 5%, 10% अति लघुत्तरीय प्रश्न कम लिया है, ठीक है। क्योंकि अगले जो लेसन है उसकी पीछा, क्योंकि मैंने इसमें केवल 3 से 4 क्वेश्चन लिए, उसमें 6 से 7 क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा कम कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। किस फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो आपको ये देखो भैया, ये आपको मैंने पहले भी बताया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं ना कि इस चैप्टर से मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया है, इसलिए मैं आपको थोड़ा कम बता रहा हूं, ठीक है। अगला चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां लिखा हुआ है, फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में, कौन बनाया था? फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में, ठीक है। याद हो गया? ना याद होना तब भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां फ्रेडरिक सारियू ने किया था जो कि 1848 ईस्वी में, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अगर जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट भूमिका किसकी थी? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो योगदान था वो किसका था? एंड जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? जो जर्मन राष्ट्र है उसका प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? इसको भी मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, लेकिन इसको मैंने सोचा बना दें क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको बढ़िया से समझाता हूं। देखो जर्मनी के एकीकरण में जो ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था, किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए कि इंडिया गुलाम था, उसको छुड़ाने के लिए सबसे ज्यादा महात्मा गांधी जी का योगदान था, ऐसा माना जाता है। तो उसी प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क का। लेकिन प्रसा जो था ना, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को, जो प्रसा के राजा थे, प्रसा के राजा विलियम प्रथम, कौन है? विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। किसको घोषित किया गया? प्रसा के राजा जो थे ना, विलियम प्रथम। नाम याद कर लेना, थोड़ा अच्छा नाम है, मैं यहां थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूं। विलियम प्रथम को क्या बनाया? राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, ठीक है। समझ में आया? नोट कर लो यार, एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लो। ऐसा कोई नहीं पढ़ाने वाला, मैं आप लोगों को जैसा पढ़ा रहा हूं आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा।
आपको एक एक चैप्टर प्रोवाइड किया जाएगा, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को छूटे ना, ठीक है। दूसरा है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस प्रकार का प्रतीक था। मतलब जर्मन राष्ट्र था, उसका कोई रूपक था, रूपक क्या था और वह किस बात का प्रतीक था, मतलब वो जो था ना, मतलब जर्मन का राष्ट्र वो किस बात का प्रतीक था, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं, जर्मेनिया, जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। क्या था, जर्मेनिया जो था ना जर्मन राष्ट्र का रूपक था, ठीक है। यहां देखो, यहां लिखा हुआ है चासूस, ठीक है। देखो समझना, मैं आपको यहां लिखकर बता देता हूं, थोड़ा मतलब अटपटा सा लिखा हुआ है, देखो चा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, देख लो, ठीक है। मुझे मतलब देखो ये ऐसा शब्द है ना कि मतलब थोड़ा अटपटा है, ठीक है, तो मतलब याद कर लेना है, चा छूस, ठीक है, ये लो, ठीक है, बस पसंद आया ना, ठीक है, ठीक है। अब व्यक्तियों में जर्मेनिया वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट मुकुट पहनती थी। मतलब ये क्या पहनती थी, वलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट। अब भैया वलूत वृक्ष क्या है, कमेंट करना, ठीक है, वलूत वृक्ष, ठीक है। अब हम ढूंढने नहीं जाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं भैया, आप लोग याद कर लेना, ठीक है। वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, किसका, वलूत वृक्ष के पत्तों का। अगर ये मुझे कह दे पहनने का ना तो मैं कभी नहीं पहनूं, ठीक है, क्योंकि मैं पत्तों का मतलब मुकुट मुझे पहनने से क्या फायदा, ठीक है। तो ये क्योंकि जर्मन वलूत जो वलूत है ना, वलूत वीरता का प्रतीक है, जो वलूत है उसे वीरता का प्रतीक मानते थे, इसलिए पहनती थी, ठीक है। तो यहां से आपके जितने भी अतलग उत्तरीय प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। एक से दो जो बचे होंगे वो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए हैं भैया, तो आप लोग देखना उसमें बहुत सारे कुछ मिल जाएंगे। तो यहां से मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय और अतलग उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। एक बात मैं बता दूं ना, बुरा मत मानना थोड़ा सा भी। देखो अगर मैं बात करूंगा जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके आंसर लिखना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। उसे मैं कितना लिखूं कि मैं परेशान हो जाता हूं। मैंने लिखने की कोशिश की लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है ना, तो इसलिए अब मुझे सारे सब्जेक्ट्स देखने हैं। तो इसका आप लोग अगर चाहे आप मास्टरमाइंड ले लो, विद्या ले लो, चाहे कोई भी लो, अरिहंत का बुक ले लो, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा ट्राई करते हो ना तो मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको यहां मैं प्रश्न नंबर फर्स्ट बताता हूं जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है यूरोप जो था ना, यूरोप में राष्ट्रवाद, यहां मैं थोड़ा सा कर लेता हूं ताकि अच्छा लगे। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान था। योगदान क्या था या क्या योगदान था, जो संस्कृति है उसका योगदान क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। दूसरा प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। वैसे मैंने जर्मनी का एकीकरण पढ़ाया है, सर्च कर सकते हो, जर्मनी का एकीकरण 22 सरमन लेक्चर मिल जाएगा, डोंट वरी मिल जाएगा, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ ये बताना है, कब हुआ और कैसे हुआ। अगला है यहां देखो, मारियान और जर्मेनिया कौन था या जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व क्या था। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया मतलब उनको इतना अच्छे से चित्रित किया गया तो उनका महत्व क्या था, क्या महत्व था इतना चित्रित किया गया, ये बताना, ठीक है। मैं आपसे हर एक चैप्टर के लास्ट में कई सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, 6 से 7, उनका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है हर एक चैप्टर के पीछे। तो मारियान और जर्मेनिया कौन था, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका महत्व क्या था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बता देता हूं। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैं 3 प्रश्न लिया हूं जिसमें से आपको 2 याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, उदारवादियों की 1848 की क्रांति क्या अर्थ लगाया जाता है, उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, इसको मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है, याद कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। सेकंड, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको मैंने ऑलरेडी उत्तर के साथ बताया था। अब वैसे इसका जो है ना 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है ना, इसका उत्तर
आइए हम लोग देख लेते हैं इसका उत्तर, बढ़िया से देख लेते हैं, क्योंकि इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, अच्छे से बता देता हूं इसका उत्तर। चलिए देखते हैं 1789 की फ्रांस क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टार्ट नाउ। प्रश्न नंबर फर्स्ट है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। जो फ्रांस है व यूरोप है उस पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये क्रांति हुई थी 1889। इसमें दो चीजें बताना है। नंबर एक, इस क्रांति से फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था, और नंबर टू, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था। ये दो चीजें आपको इसमें कंबाइन किया गया है और इन दोनों को आपको बताना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और फिर हमें बताइए, मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है फ्रांस पर प्रभाव। पहले मैं आपको बता देता हूं जो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था, फिर आपको मैं यूरोप पर प्रभाव, दोनों को बताऊंगा। देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, काफी दिक्कत होता है। तो आप लोगों को मैं 4-3 पॉइंट ऐसे बता दूंगा, फिर आप लोग उसी से बनाकर कुछ और लिख लेना, कुछ और आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला आप लोग पॉइंट समझो। देखो लुई वंश जो था ना, लुई वंश के शासन का अंत हुआ। जो लुई वंश था उसके शासन चल रहा था वहां जो आपके फ्रांस है उसमें, तो उसका अंत हो गया, मतलब वो खत्म हो गया और उसके स्थान पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। जब लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई तो काफी बेटर हुआ, क्योंकि लोकतांत्रिक की जब स्थापना हुई तो सभी के लिए बराबर चीजें मिली, सभी को बराबर शासन था कि ये कर सकते हैं तो ये व्यक्ति भी ये कर सकते हैं। लेकिन लुई वंश का शासन का अंत हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आप लोग देखो, सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए गए। जो सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी यानी कि सभी के लिए जो कल्याणकारी है वो कार्य किए गए, जैसे सड़कों, पुलों, नहरों, अस्पतालों आदि का निर्माण। इन सब का निर्माण किया गया। सड़क नई नई बनाई गई, अच्छी अच्छी सड़क, जहां ये नहीं था कि इन घर से उन घर में या इनसे वहां बाजार कैसे जाए, तो इन सब के लिए सड़क बनवाया गया। पुल भी बनवाए गए, नहर भी बनवाया गया, अस्पताल भी बनवाया गया, ताकि अगर कोई बीमार हो तो अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया जाए। तो ये भी निर्माण हुआ कब, जब फ्रांस पर यह प्रभाव पड़ा था 1789 ईस्वी की। तो काफी अच्छी क्रांति थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देख लो स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है आपके सामने, ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। लिखा हुआ है फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। अब जब ये फ्रांस का है ना, तो फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा ही कहा जाएगा, मतलब फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। पहले कोई दूसरा था, लेकिन जब ये क्रांति हुई तब फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच की तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया। जो फ्रेंच की भाषा है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा, फ्रांस की भाषा को राष्ट्रभाषा तथा फ्रांस के तिरंगा को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लोग देख लो, शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार का अंत किया गया तथा कानून के समक्ष सबको बराबर माना गया, संपत्ति के अधिकारों का सुरक्षित बनाया गया। देखो जो फ्रांस था ना, वहां 3 वर्ग होते थे। आई होप कि मुझे उतना सही से याद नहीं है, लेकिन पादरी, माध्यम और एक पिछड़ी वर्ग होता है, ठीक है, जिसमें किसान आते हैं, छोटे छोटे मजदूर आते हैं, वो सब। तो उन सबको मतलब कष्ट दिया जाता था बड़े वर्गों द्वारा। तो उनको अगर कष्ट दिया जाता था तो काफी ये गलत बात है। लेकिन इन सब का अंत हो गया जब ये 1789 की क्रांति हुई और सभी को कानून चाहे हो, कानून के सामने सभी को बराबर अधिकार था कि अगर ये काम कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये वहां किया गया। पहले क्या था कि ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जैसे भारत में भी था, जब अंग्रेजों का शासन था तो क्या होता था, भारत के लोग उस ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे जहां अंग्रेज लोग बैठते थे। भारत के लोग उस स्थान पर नहीं जा सकते थे जहां अंग्रेज लोग वास करते हैं। तो फिलहाल आपको कुछ इसी टाइप से इनका भी था, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको 4 बता दिया, इसी को आप बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से थोड़ा और अच्छे से लिख देना। जैसे यहाँ लिखा है फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रभाषा और फ्रेंच के तिरंगा को राष्ट्रीय तिरंगा घोषित किया गया, तो आप यहाँ अच्छे से बनाना। जो फ्रांस की भाषा थी ना, उस भाषा को पहले राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया था। जब 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रेंच की भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। कम से कम 5 लाइन हो गया। फिर नीचे लिखो, फ्रेंच के तिरंगे को भी पहले राष्ट्रीय तिरंगा नहीं घोषित किया गया था, लेकिन जब 1789 ईस्वी की क्रांति हुई तो इसको राष्ट्रीय तिरंगा घोषित कर दिया गया। 8 लाइन हो गए। 8 लाइन, हाँ 2 लाइन से 8 लाइन बना सकते हो, तो 4 लाइन से 16 लाइन, जैसे आपकी इच्छा, आप जैसे बना पाओ, जैसे हमने कहा वैसे आप लोग
कई सारा बना सकते हो, ठीक है। यहाँ यूरोप पर प्रभाव देखो, यूरोप में भी राष्ट्रवाद को मजबूती मिली और राष्ट्र राज्यों का उदय होने लगा। दूसरा, यूरोप के अन्य राष्ट्र लोग भी मानवीय अधिकारों की मांग करने लगे। तीसरा, यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों के अपने यहाँ क्रांतिकारियों का दमन करना आरंभ किया। जो क्रांतिकारियों हैं उनका दमन करना आरंभ किया, ठीक है। तो ये था पहले हमारा क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आपका है 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस तथा यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको याद रखना है। थोड़े और आप लोग पॉइंट बढ़ा चढ़ा कर लिख लो, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर 2-3 पॉइंट और बढ़ा लो अच्छे से, फिर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा काफी अच्छा। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। जैसे बच्चों अगर मैं एक लाइन बताऊं तो उसे 4 लाइन बनाने की सोचो। ये सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में जितने बनाकर लिखोगे उतने अच्छे मार्क आने वाला है। चलो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। इटली का एकीकरण पर प्रकाश डालना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ 19वीं सदी के मध्य, क्या यहां बात आई है 19वीं सदी के मध्य, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य जो था इटली 7 राज्यों में विभाजित हो गया। जो इटली था एक इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित हो गया। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, यहां मैंने पॉइंट्स लिखा है, स्टार लगे हुए हैं, यानी कि पॉइंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने स्टार लगाया, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य, यानी कि 19वीं सदी जो है उसके मध्य इटली जो था 7 राज्यों में विभाजित हो गया। फर्स्ट पॉइंट से लिखोगे स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छे मार्क आएंगे, ठीक है, पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट से लिखो। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि 1830 ईस्वी के दशक में, 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेंजिनी, ठीक है, जोसेफ मेंजिनी ने एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ किया। कौन, यहां पॉइंट है एक, देखिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, जोसेफ मेंजिनी, ठीक है। इसने क्या किया 1930 ईस्वी के दशक में, कब 1830 ईस्वी के दशक में इन्होंने जो था एकीकृत गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास करना आरंभ किया। मतलब इटली का एकीकरण करना चाहते थे, मतलब इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने आरंभ कर दिया था, ठीक है। कब 1830 ईस्वी में, किसने, जोसेफ मेंजिनी ने, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक एक पॉइंट को समझो, क्योंकि बहुविकल्पीय पॉइंट आते हैं और इटली का एकीकरण आपके आएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। तो यहाँ आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। तीसरा है मेंजिनी एंड काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया। कौन, देखिए यहाँ 3 मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूं, यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इटली का एकीकरण संभव बनाया। मतलब इटली का एकीकरण हो जाएगा, इन तीनों ने मिलकर इटली के एकीकरण को संभव बनाया, ठीक है। इसलिए इटली का एकीकरण हुआ क्योंकि स्टूडेंट इटली का एकीकरण, देखिए मेंजिनी एंड काबूर एवं गैरीबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण संभव बनाया कि हाँ अब इटली का एकीकरण हो जाएगा, ठीक है। छोटा टॉपिक है लेकिन हाँ समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो समझ लो पूरा। अब देखिए अगला है 1861 ईस्वी में। कब, 1861 ईस्वी में आपके जो दो, देखिए इमानु हक ने द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। किसको, ये जो है इमानुअल, ठीक है, इमानुअल को क्या किया, एकीकृत मतलब एकीकरण इटली का राजा घोषित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको पॉइंट समझना है, इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा आप लोगों को हार्ड लगेगा, लेकिन कुछ नहीं हार्ड है, इतने छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। अगला है देखिए 1859 ईस्वी में, कौन है ये, सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया एंड पीडमार्ट, ठीक है, ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। किसको, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। कौन, ये दोनों ने। इन्हें कब पराजित किया, 1859 ईस्वी में, ठीक है। देखो स्टूडेंट एक एक पॉइंट को नोट कीजिए आप लोग, एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, ऐसे मैं आप लोगों को हर एक को ऐसे समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आप लोग एक एक को समझ लीजिए। फिर अगला है, इस युद्ध में गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए। मतलब गैरीबाल्डी जो थे उनके नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए, मतलब इस किसमें, इटली की एकीकरण में। किसके कारण, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिक भी भाग लिए, ठीक है।
तो यहां से मैंने आप लोगों को समझाया इटली का एकीकरण, ठीक है। इटली का एकीकरण क्या होता है, 19वीं सदी के मध्य इटली जो था 7 राज्यों में बट गया। मतलब इटली के बारे में आप लोगों को जो एकीकरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहां मैंने कितने पॉइंट बताया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बताया है। अब आप लोगों के छोटे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आप लोग 7 8 और भी याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन इतना पॉइंट लिख दोगे तो आप लोगों का नंबर नहीं घटेगा, ठीक है। तो ये था इटली का एकीकरण, क्या। तो ये है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, इसको मैंने ऑलरेडी आगे बताया है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो किस फ्रांसीसी प्रसिद्ध चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तीसरा क्वेश्चन है बिस्मार्क कौन था। चौथा क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बढ़िया सा है, इसे जरूर बताना, मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है, नारीवाद क्या है, अपने भाषा में बताना नारीवाद क्या है। छठवां क्वेश्चन है आपके लिए उदारवाद क्या है, उदारवाद क्या है। तो ये है हमारे 6 क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी जी है ना, दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो अब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, देखो, का है 1914 ईस्वी, खा है 1915 ईस्वी, गा है 1918 ईस्वी, घा है 1919 ईस्वी, ठीक है। अब इसका कौन सा सही आंसर है ये आपको बताना है। अब इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही आंसर है। आई होप कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पढ़ाया है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट 1915 ईस्वी। क्या होगा, 1915 ईस्वी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 1915 ईस्वी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी। तो इसमें से आपके 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था करो या मरो, अगर नहीं करना है तो मर जाओ, अगर मरना है मतलब नहीं करना है कुछ तो मर जाओ, करो या मरो, ठीक है। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, 1920 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। अब इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा 1930 ईस्वी। अब याद कैसे करना है, आपको याद करना है 1930 ईस्वी, 1930 डिस्टेंस कितना है, 19 से 30 में 11, यानी कि 19 और 30 में डिस्टेंस कितना है 11, 1930, ऐसे याद करोगे तब ज्यादा बेटर याद होगा, ठीक है। 3 से 4 ट्रिक्स आप लगाओ कि आपको कभी ना भूलो इस क्वेश्चन का आंसर, तभी आप सफल होंगे, वरना भूल जाओगे, वो तो मुझे पता है, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। देख लो, आपके पास ऑप्शन है, रॉलेट एक्ट, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर प्रथम विश्व युद्ध, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बल्कि मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो जानते हो वो पहले क्वेश्चंस के पहले ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मैं जान जाऊंगा हाँ ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं करते हो मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा, उसका आंसर जरूर कमेंट में दिया करो, क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहां देखो, आपका सही आंसर होगा खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका यही मुख्य कारण था जो खिलाफत आंदोलन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए जो डोमेनियर है स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया। देखो, भारत के लिए डोमेनियर का स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड लिटन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड इरविन द्वारा, या लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन द्वारा, सॉरी लॉर्ड इरविन द्वारा, दिख नहीं रहा है, ठीक है।
देखो अब देख लो, लॉर्ड इरविन द्वारा, ठीक है। तो ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट भारत में राष्ट्रवाद का बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाले हैं, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। चाहे आप लोग देख लेना, बोर्ड एग्जाम आपका होगा और आप लोग देख लेना। ये आपके भारत में राष्ट्रवाद के इतने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने आप लोगों से एक बात कहा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद मैंने वीडियो बनाया था, उससे ज्यादा इसमें लगते प्रश्न बताऊंगा। तो उसमें मैंने 3 या 4 बताए थे, इसमें मैं आपको और ज्यादा बताने वाला हूं, ठीक है। तो डोंट वरी, तैयारी हमारे साथ कीजिए, आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? देखो ये नाम लग रहा है ना कि रॉलेट एक्ट एक नाम लग रहा है या फिर एक किसी पर्सन का नाम लग रहा है, नहीं, ये एक ऐसी मतलब व्यवस्था थी, एक कानून था। रॉलेट एक्ट एक कानून था। कैसे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो जो रॉलेट एक्ट था ना, रुको थोड़ा रुक जाओ फिर मैं आपको बताता हूं। देखो रॉलेट एक्ट जो था ना 1919 ईस्वी में पारित एक कानून था। क्या था? एक कानून था। अगर छोटा सा है तो रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 में पारित एक कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। क्या है? कुछ नहीं है। रॉलेट एक्ट जो था ना एक कानून था। आई होप कि अंग्रेज जो था जब थे तभी का एक कानून था। अब जो भारतीय थे, भारतीय पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, कोई मुकदमा नहीं। शंका हुआ कि ये अपराधी है, दिस इज ए क्रिमिनल, जेल में डाल दिया गया, 2 साल तक जेल में रहना है तो रहना है। तो वही यहां कहा गया है। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था। आई होप कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। आई होप 1919 को ही हुआ था, मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? जो असहयोग आंदोलन है वो कब और क्यों वापस लिया गया, ठीक है। तो इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया। देखो 1922 में तो ये वापस लिया गया था। कब का आंसर है? 1922। क्यों? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण, ठीक है। देखो आपको थोड़ा माइंड सेट करके पढ़ना होगा, फ्री करके, मतलब बोझ नहीं, आपको बोझ नहीं लेना है। आप शेड्यूल बना लो, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4, 5-5, 10-10, 12-12, 15-15, 20-20, जितने आप बना सको उतना घंटे बना लो और अच्छे से स्टडी करो। वो आपको डेली अप्लाई करना है, एक दिन नहीं कि आज भैया 5 घंटे पढ़े, कल पता लगा सोए रही हो, नींद आ रही है, नहीं। आप आज चाहे 2 घंटा पढ़ो लेकिन कल भी आपको 2 घंटे पढ़ने हैं। आज आप 3 घंटा पढ़ो तो कल भी आपको 3 घंटे पढ़ने हैं, तो पढ़ने हैं, तभी आप सफल होंगे डेली, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? जो खिलाफत आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। कौन? मोहम्मद अली तथा शौकत अली, ठीक है, मोहम्मद अली तथा शौकत अली। अगला है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से आविंद्रनाथ टैगोर, आविंद्र है स्टूडेंट, आविंद्र नाथ टैगोर भारत माता की विख्यात छवि को किस प्रकार चित्रित किया? जो एक भारत माता की विख्यात छवि थी, मतलब चित्र था, उसको किस प्रकार इन्होंने चित्रित किया? अर्थात चित्रित करने का अर्थ है किस प्रकार से उन्हें मतलब दिखाया, चित्रित किया। तो इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है। जो भारत माता है, भारत माता, ठीक है, उसे एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? सन्यासी, सन्यासी के रूप में। जो सन्यासी होते हैं वह शांत, देवी, गंभीर गुणों से युक्त दिखाई देती है, मतलब शांत दिखाई देती हैं, साइलेंट एंड देवीय गुण उसमें लगता है, गंभीर लग रही हैं, गंभीर गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। तो थोड़ा क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि बहुत आपको हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया जाए।
तो आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा इसे पढ़ लो, इसे आप लोग पढ़ लो क्योंकि ये नया क्वेश्चन लग रहा है, मैंने इसे अभी तक नहीं बताया था, अब मैं बताया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? केसरी समाचार पत्र का संपादन या प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहां तक समझ में आ गया ना, प्रश्न नंबर 5 तक। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। सॉरी, अब हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर आते हैं। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है उससे मैं बता देता हूं। रॉलेट एक्ट क्या था? तो आपको मैंने बताया है, रॉलेट एक्ट एक कानून था जिस पर बिना मुकदमा चलाए जो है ना, मतलब भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए कैद कर लिया जाता था, अर्थात जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन उसका विरोध कैसे किया गया तथा उसका क्या परिणाम निकला, तो यहाँ आपको अच्छे से बताना है। तो वैसे तो उसका विरोध जो था ना, मतलब 3 मैं बता देता हूँ विभिन्न। देखो पहले आपको वो लिख देना है जो मैंने बताया, फिर आपको मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, देख लेना। देखो मैंने बताया रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिस पर भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। और रॉलेट एक्ट के विरोध के निम्न है। नंबर 1, विभिन्न शहरों में रैली या जुलूसों का आयोजन किया गया। जो विभिन्न शहर हैं उसमें रैली और जुलूस का आयोजन किया गया, नंबर 1। नंबर 2 देख लो, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो रेलवे था ना, रेलवे पर जो काम कर रहे थे वो हड़ताल पर चले गए। ठीक है, नंबर 3, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। मतलब कई शहरों में दुकानदारों ने अपना दुकान बंद कर दिया और विरोध जताया। ठीक है, तो यहां से आप पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है, आई होप कि जान गए होंगे। मैंने आपको 3 पॉइंट बताया है उनके विरोध में। नंबर 1 है विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया। नंबर 2, रेलवे वर्कशॉप पर काम करने वाले हड़ताल पर लग गए। नंबर 3, कई शहरों में दुकानदार जो थे ना दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, मैं यहाँ आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर। तो अब आप लोगों को मैं बताऊं पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां पूरी तरह से एक हत्याकांड की बात की गई है, जहां जलियांवाला एक बाग है वहां बहुत सारे लोगों की हत्याकांड की बात की गई है। ठीक है, यहां समझ में आया। और वो बाग कहां था? पंजाब के अमृतसर जिले के। ठीक है, पंजाब के अमृतसर जिले में। अब समझो, ध्यान से समझना। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके? यहां एक नाम आता है रॉलेट एक्ट, तो इनकी विरोध में पंजाब के अमृतसर, कहां स्टूडेंट? जो पंजाब है ना उनके अमृतसर जिले की, ठीक है, अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। आक्रोशित का अर्थ है बहुत ज्यादा गुस्से में थी। किसके कारण? रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि रॉलेट एक्ट जिसका नाम है उनकी विरोध में, यानी कि उनकी विरोध में उनकी मतलब शासन के चलते पंजाब की जो अमृतसर जिले की जनता है ना बहुत ही अत्यंत आक्रोशित थी। ठीक है, अब देखो सैनिक, जो यहां आता है सैनिक शासन, जो सैनिकों का शासन होता है, मतलब सैनिक मतलब इनके शासन पर रहते हैं, वो चाहे तो छोड़ दें चाहे तो मतलब शासन में रखें। तो सैनिक शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया। यहाँ एक पॉइंट आता है, जनरल डायर को सैनिक शासन का नियंत्रण दिया गया था। ठीक है, तो जनरल डायर ने क्या किया कि 12 अप्रैल सन 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। यहां जो था सभा में सार्वजनिक प्रतिबंध लगा दिया। कब? 12 अप्रैल सन 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए जो सार्वजनिक सभा है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं पता था। अब स्टूडेंट, ये जो प्रतिबंध लगाया गया था तो इनकी जो जानकारी है ना, मतलब उनके अमृतसर में जो जनता थे उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। और कौन लगाया? जनरल डायर ने।
ठीक है। तो जनरल डायर ने जब इसको लगा दिया तो जनता को पूरी तरह से पता ही नहीं था। तो क्या हुआ, 13 अप्रैल को क्या हुआ, 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। यहाँ एक नाम आता है वैसाखी, यही त्योहार था। अब आपसे पूछ ले कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल को कौन सा त्योहार था, तो वैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए, ये जो स्टूडेंट जो नीति लगाई गई थी उसी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्या किया गया कि जो जलियांवाला बाग है ना, उसमें एक सार्वजनिक बहुत सारे लोगों का, ठीक है, सभा का आयोजन किया गया। मतलब एक सभा बनाया गया, ठीक है। मतलब आयोजन करने का अर्थ है कि सभी को बुलाया गया इकट्ठा। कहाँ, जलियांवाला बाग में। वो एक बाग था जिसका नाम है जलियांवाला बाग। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया कितना इजी है स्टूडेंट। क्या कहो, रॉलेट टेस्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले में जनता अत्यंत आक्रोशित थी और सैनिक का शासन जो था, शासन नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया, ठीक है। 12 अप्रैल सन 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं थी। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्योहार था। इस दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। तभी जनरल डायर, तभी कौन, जो मतलब जो सैनिक शासन का नियंत्रण करता था, वो क्या किया कि तभी जनरल डायर 20 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर, कितने, 20 जो अपने देश के थे देसी और 50 जो गोरे लोग थे, ठीक है, विदेशी को लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया। लगभग 250-300 सैनिक थे, वो जो थे बाग के एकमात्र, मतलब पूरा बाग था, मतलब पूरा बाग, ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा बाग है, ठीक है, और यहां केवल एक ही दरवाजा लगा है, ठीक है, एक ही दरवाजा। तो यही एकमात्र दरवाजे को ये 200 देसी और 50 घोड़े और जनरल डायर ने रोक लिया, ठीक है। एकमात्र दरवाजा था, उसे भी मतलब वहां घेर लिया, रोक लिया। और निहत्थे जनता, जो जनता के पास कुछ नहीं था, मतलब उन्हें बुलाया गया तो वो जलियांवाले मतलब बाग में आए, ठीक है। तो इसीलिए वो जो निहत्थे जनता थे उस पर गोली का बौछार लगभग 10 मिनट तक किया गया। सोचो, अगर गोलियों का बौछार 10 मिनट तक कर दिया जाए तो कितने लोग मारा जाएंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने किसान यहाँ थे, तो निहत्थी जनता कितनी मर गई होगी, ठीक है। तो वहां हजारे मारे गए, हजारों लोग मारे गए, ठीक है। यहां लिख दो हजारों लोग। देखिए स्टूडेंट, यहां जो है हजारों लोग मारे गए। यहां आप देखिए, जब 10 मिनट तक गोलियों का बौछार हुआ तो हजारों लोग मारे गए और असंख्य, गिन नहीं सकते, असंख्य लोग घायल हो गए। हजारों लोग मर गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। कितना भयानक था यह हत्याकांड कि बुलाया गया जलियांवाले बाग में और क्या किया गया, सबको इकट्ठा किया गया। तभी जनरल डायर 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया और निहत्थे जनता पर गोली चलाना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलियों का बौछार हुआ, हजारों लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो आई होप कि आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मैंने ये मेरा पुराना वीडियो है, इसको मैंने आप लोगों को क्लिप के द्वारा समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इसका आंसर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। मैंने आपको जितना भी सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन उतना दे नहीं सका, ठीक है। लेकिन आपको दूंगा, लेकिन उतना भैया आपको लिखना ज्यादा हार्ड हो जाता है। मैं कितना आंसर लिखूं, कितना लॉन्ग क्वेश्चन लिखूं, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इन दोनों का तो मैंने बता दिया, अब इसका याद कर लेना, ठीक है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आते हैं। देखो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, वापस लेने का कारण बताइए। जो असहयोग आंदोलन था उसे क्यों प्रारंभ किया, अगर प्रारंभ ही किया था तो उसे वापस क्यों लिया, उसका कारण बताना है। देखो लिखा क्या है, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया।
मतलब पहले आपको बताना है क्यों प्रारंभ किया था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ क्यों किया था, फिर वापस लेने का कारण बताइए, तो वापस क्यों लिया उसका भी कारण बताना है। तो इसका आप लोगों को बुक में आंसर मिल जाएगा, चाहे आप गाइड ले आओ चाहे बुक मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग अपने मतलब शॉर्ट आंसर कर लो अपने में, मतलब बना कर लिख लो शॉर्ट छोटा सा, मतलब आप 1-2 पेज में लिख लो, 1 पेज में, ठीक है। और उसे आप वहां बोर्ड एग्जाम में अच्छे से डिटेल में आप बड़ा लिख सकते हो, मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसे याद को लिख कर याद करो सामाजिक विज्ञान, तब आपको याद होने वाला है, वैसे आपको याद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ। जो नमक सत्याग्रह है वो क्यों प्रारंभ किया गया था उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो नमक सत्याग्रह है वो क्यों प्रारंभ किया गया था उसका संक्षिप्त विवरण देना है। तो ये था हमारा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट भारत में राष्ट्रवाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे मैं 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप करता हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। पहला, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। थर्ड, करो या मरो का नारा किसने दिया था। अभी मैंने सब आगे बताया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो मैंने इसमें आई होप बताया है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताना है, फिर इसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है आपको बताना होगा। देखो लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1919 की घटना से संबंधित है। यह घटना कौन सी हुई थी। 13 अप्रैल 1919, याद कर लो, बहुत बड़ी घटना थी, याद कर लेना, ठीक है। अब आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल पर नया है जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय हैं, अतलघुत्तरीय हैं, लघुत्तरीय हैं, दीर्घोत्तरीय हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से जो सही हो वो आप लोग बता देना। पहला है वाशिंगटन, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है जिनेवा, चौथा है ऑस्ट्रिया। तो अब आप लोग जानते होंगे कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, वरना नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो लेकिन आप लोग एक बार प्रयास जरूर कर लो ताकि आप लोग जान जाओ कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका मुख्यालय जो है ना वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है, न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। जो महामंडी है, महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो महामंडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे कई सारे वीडियोज में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है। देखो का है 1919 में, खा है 1924 में, गा है 1929 में, घा है 1934 में। अब आपको ये बताना है कब शुरुआत हुआ था, ठीक है। आपको अगर सन न याद हो रहा हो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सन याद किया जाता है। इसका मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा 1929 ईस्वी में। अब आपको इससे कैसे याद करना है, देखो महामंडी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। अब आपको 1929 1929 ऐसे कुछ आप 2-4 ट्रिक लगाकर याद करोगे तो ज्यादा बेटर याद हो जाएगा, वरना आपको दिक्कत होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इस टाइम को, जो ये टाइम है 1-2 महीना जो बोर्ड एग्जाम के आगे का, इसे आप लोग अच्छे से मतलब प्रयोग करते हो, ठीक है। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना। एक्सपेरिमेंट का अर्थात आप सुबह उठने की प्रैक्टिस करो, रात को ज्यादा पढ़ने का प्रैक्टिस करो, नहीं। आप जो कर रहे हो दिन में 8 घंटे 7 घंटे 5 घंटे जो पढ़ रहे हो ना, इतना ही आप डेली पढ़ते चले जाओ। क्योंकि अगर आप लोग जो काम डेली करोगे ना वो आपको अच्छा लगेगा। एक दिन करके छोड़ देना बहुत गलत काम होता है, ठीक है। डेली करो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। एक दिन ये नहीं कि 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 1 घंटे पढ़िए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, वरना आप नहीं सफल होंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3 है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार में या से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। अफ्रीका में एक बीमारी चली हुई थी जिसके कारण बहुत सारे जो जानवर थे ना, एनिमल्स, उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। वो बीमारी का नाम बताना है, का है प्लेग, खा है मलेरिया और गा है रिडर पेस्ट या एनिमल फीवर।
अब भैया एनिमल फीवर तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इससे मृत्यु जल्दी नहीं होता, ठीक है, ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है। और मलेरिया, प्लेग ये सब भी चले थे, लेकिन आपको बताना है कहाँ, अफ्रीका में चला था, जिसके कारण अधिकांश जानवर जो थे ना उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर होगा रिटर्ड पेस्ट, करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखना, छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना है ताकि आप लोग अच्छे से मार्क अचीव कर सको बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। 18वीं शताब्दी की बात की गई है, 18वीं शताब्दी तक, ये जो चल रहा है इसे छोड़ो, 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी तक मतलब संसार के कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे। का है जापान और भारत, खा है चीन और भारत, गा है फ्रांस और अमेरिका, घा है चीन और इटली। तो अब आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, जो इस समय एक दूसरे के शत्रु है ना वो सबसे ज्यादा अमीर थे। क्या? चीन और भारत, ठीक है। चीन और भारत एक दूसरे के शत्रु, इसलिए ज्यादा पहले धनी थे। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, देख लो आप लोग, ध्यान से देख लो ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। देखो, यूरोपीय जो थे, यूरोपीय देश ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर इस किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा किया। जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश ने मानचित्र पर एक लकीर खींची थी, लकीर खींचकर महाद्वीप को आपस में बांट दिया था। किस महाद्वीप को? एशिया या अमेरिका या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से एक सही है, वो तो आपको पता है, ठीक है। तो वो कौन सा सही है वो मैं आपको बता देता हूं। वो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है अफ्रीका। तो ये भूमंडलीकरण विश्व का बनना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उतना मैंने बता दिया, ठीक है। इससे बाहर आपके नहीं आएंगे, तो इतना आपको याद ही याद करने हैं। अगर और याद कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जितने भी हैं उतना मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, भूमंडलीकृत या भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है। देखो, आपसे चाहे पूछा जाए भूमंडलीकरण या पूछा जाए वैश्वीकरण, दोनों एक है, ठीक है। चाहे आपसे पूछा जाए 1 या 1, दोनों एक है। चाहे आपसे पूछा जाए 5 या 5, दोनों एक है। उसी प्रकार से ये लिखा है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो? अलग अलग भी आ सकता है, तो आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही हैं, जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, लिखा हुआ है एक देश की अर्थव्यवस्था। जैसे एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था। देखो, समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था, अब दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की बात हो गई, फिर संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का एक दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, अर्थात भूमंडलीकरण कहलाता है। अर्थात एक दूसरे से कांटेक्ट रहते हैं। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से एक दूसरे के क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा रहता है, जिसे भूमंडलीकरण कहते हैं। लेकिन जैसा मैंने लिखा है, अगर ऐसा बताओगे तो आपको बहुत अच्छी मार्क दिया जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? देखो, एक देश की अर्थव्यवस्था, जैसे हर एक देश की अर्थव्यवस्था होती है, तो एक देश की, पहले हम लोग एक देश, सिंगल देश लेंगे, वन देश या वन कंट्री लेंगे, तो एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का दूसरे से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, उन्हें हम लोग भूमंडलीकरण कहते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया कई सारे देशों से कहीं ना कहीं क्षेत्र से कांटेक्ट होगा, इसीलिए हर एक देश से कांटेक्ट होगा, कहीं इधर क्षेत्र से, कहीं इधर, कहीं उधर, मतलब हर एक देश से कांटेक्ट होगा इंडिया में। तो इसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा लॉन्ग लग रहे होंगे, अति लघु हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अफ्रीका में आने के लिए यूरोपीय के लिए प्रमुख आकर्षण क्या थे? मतलब अफ्रीका में आने के लिए जो यूरोपीय थे, यूरोपीय देश के लोग, उनके लिए प्रमुख आकर्षण क्या थे? उनको क्या इतना अट्रैक्टिव लगा कि वो यहाँ चले आए, ठीक है। क्या है? बहुत ईजी है, ध्यान से समझना, अपने भाषा में समझना, अपने लैंग्वेज में समझना, तब आपको अच्छा लगेगा। जैसे यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। किसके लिए? खनिज संसाधन के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए, तथा अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और बाजार पर यूरोपीय देशों का नजर था। जैसे एक दोस्त होता है, दूसरा देश होता है, ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा धन है, तो वो सोचता है कि अगर मैं इससे फ्रेंडशिप कर दूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। दूसरे को छोड़ता है, उससे फ्रेंडशिप कर लेता है, ठीक है, और वो उसको बढ़िया से लूटता है, मतलब उससे
पैसे लेता है, खाता है, ठीक है, ऐश करता है। तो उसी प्रकार से ये भी यूरोपीय देश जो थे ना, यूरोपीय देश कुछ ज्यादा ही चतुर थे, ठीक है। वो चतुर इसलिए थे क्योंकि खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हो रहे थे। मतलब जो खनिज संसाधन अफ्रीका में ज्यादा था, तो अफ्रीका में जब ज्यादा था तो वो यूरोपीय देश वहां आकर्षित हो रहे थे कि इनसे हम लोग खनिज संसाधन लेंगे और अपने देश में ले चलेंगे, तथा अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और बाजार पर यूरोपीय देश का नजर था। तो अफ्रीका में बहुत विशाल भू क्षेत्र थे, मतलब बहुत, आप लोग देखते होंगे बहुत ऐसे खेत खाली रहते हैं और बाजार, अच्छे से बाजार थे, तो उस पर नजर था, उस पर मतलब अपना हक जमाने का। तो वैसे आप लोग इससे बहुत ही इजिली याद कर सकते हो। डोंट वरी, अगर आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड से पढ़ते हो, अपने लैंग्वेज से पढ़ते हो, तो डोंट वरी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, देखो एक बात है, ठीक है, नोट जरूर कर लेना हर एक चैप्टर। जैसे मैं एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, वैसे आप लोग एक एक चैप्टर अच्छे से नोट कर लेना, तब आपको यार कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, एक भी पॉइंट आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग नोट नहीं करोगे तो आई होप कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है। देखो लिखा हुआ है, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी, अब 16वीं सदी की बात हो रही है, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। मतलब जो 16वीं सदी है उसमें दुनिया जो है ना, इंडिया या फिर दुनिया जो वर्ल्ड है पूरा, वो सिकुड़ने लगी थी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। देखो हम दुनिया की सिकुड़ने का मतलब है, ठीक है, यहाँ जो दुनिया है, दुनिया की सिकुड़ने का मतलब है विभिन्न या फिर विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों की मध्य पारस्परिक संबंध में वृद्धि। बच्चों ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ दुनिया जो है ना, दुनिया सिकुड़ने की बात हुई है, तो यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का मतलब क्या है, पहले ये आपको बता दूं। देखो व्यक्ति के विभिन्न महाद्वीप, जो विश्व है, विश्व के बहुत सारे महाद्वीप हैं, तो विश्व के विभिन्न महाद्वीप के व्यक्तियों का मतलब महाद्वीप पे जो व्यक्ति रहते हैं उनका एक दूसरे के मध्य संबंध में वृद्धि हुआ है, इसीलिए हम लोग कहते हैं दुनिया सिकुड़ने लगी है। याद कर लो, याद ना हो रहा हो तो भी याद कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है, ठीक है। यहां से आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। फिर मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा कि हम हर चैप्टर में देते आए हैं, ठीक है। देखो आयात शुल्क जो होता है ना, आयात शुल्क से क्या समझते हैं, जो आयात शुल्क होता है उससे आप क्या समझते हो, तो किसी एक देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क या कर शुल्क उस जगह लिया जाता है जिससे वह चीज देश में प्रवेश करता है। जैसे सीमा पर, बंदरगाह पर, हवाई अड्डा पर। नहीं समझ में आया, मुझे पता नहीं समझ में आया, इसको मैं और एक बार रिवीजन करता हूं क्योंकि बहुत अच्छे से समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही चैप्टर वाइज हर एक वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। देखो किसी एक देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क, जैसे एक चीज है किसी देश से लाया जाता है तो उस पर क्या वसूल किया जाता है, शुल्क, ठीक है, शुल्क। और यह कर, या कर भी कह सकते हो, यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है। मतलब इस शुल्क को ना किसी के घर लिया जाता है, ना किसी कोर्ट में लिया जाता है, ना किसी जगह पर, वो एक जगह होता है, किस जगह पर, वो उस जगह पर लिया जाता है जिस जगह से वह चीज देश में प्रवेश करता है, जिस जगह से वो प्रवेश करता है, ठीक है। जैसे सीमा पर से भी प्रवेश किया जा सकता है, बंदरगाह से भी, हवाई अड्डा, इतने चीजों से प्रवेश कर सकता है। और भी चीजें होंगी तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जितना मैं लिखा हूं उतना आपको लिखना है। तो यहां से आपके अत लघुत्तरीय जितने भी थे उतना कंप्लीट हो चुका है, इससे बाहर आपके नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, स्पेशल जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिट करने वाले हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आपको ये जितने भी अत लघुत्तरीय थे वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न, आपको बहुविकल्पीय लघुत्तरीय पता चल गया, अब आपको लघुत्तरीय प्रश्नों की जानकारी भी होना जरूरी है। तो देखो पहला प्रश्न है, 1929 की महामंडी पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 में एक महामंडी हुई थी जिस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब स्टूडेंट इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग होता है क्योंकि लघुत्तरीय है, और आपको अगर 3 मार्क प्राप्त करने हैं तो थोड़ा अच्छे से डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसका आंसर आप लोगों को देखो बता सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर मैं दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय का आंसर लिखता, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को
नहीं बताया हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अमेरिका की खोज से दुनिया में होने वाले परिवर्तन का वर्णन करो। अमेरिका की खोज हुई थी तो दुनिया में क्या परिवर्तन हुए थे उसका वर्णन करना है। तो 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और जब वे अमेरिका तक पहुंचे तो दुनिया छोटी सी दिखाई देने लगी थी। ठीक है, वैसे थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी गाइड ले लो, मास्टरमाइंड अवतार या फिर विद्या या फिर आपको जो अच्छा लगे उसे ले लो, उसमें जरूर इसका आंसर मिल जाएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको वो जो है ना इंपॉर्टेंट के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, आई होप कि मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वैश्विक कृषि है उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो नंबर फर्स्ट प्रभाव है इसमें खाद्य पदार्थ गांव या कस्बे की बजाय विश्व के अन्य क्षेत्रों या स्थानों से पहुंचने लगे। ठीक है, अगला आप लोग देख लो, इस व्यवस्था में जमीन के मालिक स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, वे यह कार्य औद्योगिक मजदूरों से करवाने लगे। वैसे तो आप लोग लिख लेना। ठीक है, अगला है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मैं केवल 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं, इन दोनों को आपको याद ही कर लेना चाहिए। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर फर्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था उसका वर्णन करना है। ठीक है, यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है बताइए पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। ठीक है, तो यहां से आपको प्रश्न नंबर फर्स्ट और प्रश्न नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यहां से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, आप लोग ज्यादा बेटर समझ जाओ। ठीक है, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस मैं पुट अप कर लेता हूं, उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। प्रश्न नंबर फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 2 यही है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, अभी मैंने आप लोगों को आगे बताया है। फिर मैं आपको कुछ छोटे क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको क्या बताया था, आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, आपको यह भी क्वेश्चन बताया गया है। एंड अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका, ये तो मैंने आप लोगों से पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन है महामंडी किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जो महामंडी है वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूरोपीय देशों में मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर दिया। तो इतने क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। अगर आप लोग पहला चैप्टर एंड दूसरा चैप्टर नहीं देखे हो तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, क्योंकि वो सब काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम में जरूर हिट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।